नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एचआर की वैकेंसी है, फाइनेंस की वैकेंसी है, इंजीनियर की वैकेंसी है, जनरल मैनेजर माइंस वाले जिन्होंने माइंस में डिग्री हासिल की है। मतलब हर कुछ है। अगर आपकी एमएससी केमिस्ट्री से हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी है भैया, यहाँ पर आपके लिए सब उपलब्ध है। अगर आप बी बीटेक वाले हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी आपने किया वो यहाँ पे लगने वाला है आपका। ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, तो बस बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको जरा, ये एनएलसी मतलब क्या भैया। एन का मतलब यहाँ पे नाइवेली लिमिटेड है। ठीक है ना। ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी, लेकिन इसकी ब्रांचेस और भी जगह हैं, जैसे तमिलनाडु में है ना। पेन ले लूँ मैं जरा, तो है ना। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा कितनी वैकेंसी पहले तो सुन लो। तो टोटल पोस्ट जो है ना वो 294 है। तो 294 के लिए आप यहाँ पर फाइट करने के लिए खड़े हैं। ये देखिए जरा, आपकी पोस्टिंग यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु में नईवेली। नईवेली तो ये है ही है, इसका नाम ही है। सरकार की है ये पूरी कंपनी, ध्यान रखना, कोई प्राइवेट नहीं है। और ना ही ये कोई जॉब जो खुली हुई है टेम्परेरी है, ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है। बस आपको निकालना है। और आपको बता दूं, सिलेक्शन सिलेक्शन दोस्तों आपका होने वाला है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू। सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, मात्र इंटरव्यू होगा और आपकी जॉब आपके पास होगी। तो आप तैयार है इस चीज के लिए? बहुत बढ़िया ना भाई। देखिए कहीं पे भी लग सकती है हाई फाई सैलरी के साथ, अगर आप सिलेक्ट हो गए, क्योंकि बस इसी के साथ होना है। फॉर्म पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म है, पूरा का पूरा फॉर्म ऑनलाइन है। फीस वगैरह का स्ट्रक्चर मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको, जब हम जाएंगे नीचे। टोटल पोस्ट मैंने बता दी है। अब आपको ये देखना है कौन कौन से डिपार्टमेंट खाली है, माइंस में कितनी है, और थर्मल में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी, सिविल में कितनी। तरह तरह की पोस्ट यहाँ पे खुली हुई है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है भैया, यहाँ पे देखिए, आप इस डब्बे को अच्छे देखना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम पहले बात करेंगे मैकेनिकल थर्मल की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चलेगा ये। मैकेनिकल थर्मल, मैकेनिकल माइंस, और मैकेनिकल फिर और ऐसे जाएगा, फिर ऐसे सिविल माइंस, सिविल फिर ऐसे जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल माइंस, इलेक्ट्रिकल थर्मल, ऐसा जाएगा। ठीक है ना। अभी रिसोर्स एनर्जी भी आने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं पोस्ट के बारे में जानकारी दूं। देखिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भरते हैं तो सब कुछ कॉमन रिजन करो, इसे कहते हैं E4 ग्रेड में ये वैकेंसी गिनी जाएगी। टोटल वैकेंसी 31 है। आप अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहें कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। बैचलर डिग्री जिन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी वही भर सकते हैं। मैकेनिकल या प्रोडक्ट मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन की ब्रांच है तो भी भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो भी भर सकते हैं। और सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो भी भर सकते हैं। समझ गए ना आप मेरी बात? बहुत बढ़िया, इतना याद रखना है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको ये पोस्ट भरनी है तो। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस पावर स्टेशन डिजाइन में अगर काम किया है, कंस्ट्रक्शन में काम किया है, इरेक्शन में काम किया है, कमीशनिंग में काम किया, ऑपरेशन या मेंटेनेंस ऑफ इन कोल्स एंड लिग्नाइट में काम किया है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है बात? डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल की बात करें दोस्तों, जो E7 ग्रेड में आता है, यानी 4 पोस्ट है इसकी टोटल। और पढ़ाई वाली तो यही बात है, एलिजिबिलिटी पढ़ाई की तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैकेनिकल वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह ये सब है तो। लेकिन एक्सपीरियंस देख रहे हो आप, 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भैया। ठीक है। और जिसमें से 5 साल तो कम से कम पावर स्टेशन में काम किया, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, और ये सब ऊपर जो लिखा था वही का वही है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैकेनिकल माइंस की बात करते हैं। अभी हमने जो बात कही थी ना, ये 2 पोस्ट है मैकेनिकल थर्मल की। अब आ गए हम मैकेनिकल माइंस में। मैकेनिकल माइंस में आप देखोगे एक ही पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, E4 ग्रेड में आ रहा है, क्योंकि सारे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 ग्रेड में ही आते हैं। और ध्यान देना, जितने भी डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं वो सारे के सारे E7 में आएंगे। तो याद रखना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4, डेप्यूटी जनरल मैनेजर यानी कि DGM, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, DGM। और हर जगह यही लिखा हुआ है, इसलिए DGM की आदत डाल लीजिए। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वहाँ पे EE लिखा हुआ है, तो इसकी भी आदत डाल लीजिए। ठीक है। तो EE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर याद रखना, ये E4 ग्रेड की है। और DGM जो होती है वो E7 ग्रेड की है, क्योंकि इससे भी बहुत मदद मिलेगी। क्या नीचे जो चार्ट है ना, कुछ उनमें सिर्फ इसी की बात कही है। तो आपने देखा DGM के लिए तो यही चाहिए, E7 की जो ग्रेड है, 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब हो गया। अब माइंस की बात करते हैं। क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया? देखो E ग्रेड, E4 ग्रेड में है ये। टोटल 63 पोस्ट है भैया। और ये जितना आपने देखा ना, ऊपर वही का वही सेम लिखा है, तो ज़्यादा परेशान नहीं। 5 साल का एक्सपीरियंस ऊपर भी था, नीचे भी है। बस में एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने कि भैया अगर आपने डंपर, कन्वेंशनल एक्सकेवेटर्स, व्हील लोडर्स, बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स, मोबाइल ट्रांसफर कन्वेयर, इनमें का अगर काम किया है, इनमें एक्सपीरियंस है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि क्वालिफिकेशन के बाद का है। ठीक है ना। तो याद रखना, ओपन कास्ट में काम किया, अंडरग्राउंड माइन में काम किया, तो आप भर सकते हो उसको। चलो आगे फटाफट से चलेंगे भैया। मैकेनिकल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे। देखो DGM है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट खाली हुई मैकेनिकल वाले, तो E7 ग्रेड में आता है DGM, तो आपको मालूम है एक ही पोस्ट है यहाँ पे, और वो भी OBC की है। फुल टाइम, बाकी वही पूरा वही का वही है। और 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया था उन्हीं सब में चाहिए, कमीशनिंग में, इंस्टॉलेशन में, पावर प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। अब आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल थर्मल। याद है ना, ऊपर मैकेनिकल थर्मल थी, अब आ गई इलेक्ट्रिकल थर्मल। फिर याद है ऊपर मैकेनिकल माइंस थी, अब आ गई इलेक्ट्रिकल माइंस। ठीक है। अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिकल थर्मल में जो पोस्ट खाली है वो EE की है, E4 ग्रेड की। 33 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पर भैया, अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से ही ब्रांच चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल से अगर आपने सिर्फ की इलेक्ट्रिकल से, ब्रांच के नाम सुन लो बस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, है ना, या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग, या एनर्जी इंजीनियरिंग,
या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ से भी है तो आप भर सकते हो उसको। 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको वही लग रहा है, एरिया पावर स्टेशन डिजाइन इन सब में अगर आपने काम किया है तो आप भर सकते हैं। माइंस की बात करें दोस्तों, ई की है, E4 ग्रेड की है, 24 पोस्ट है टोटल, वही सेम जो ऊपर था वही नीचे भी है। क्लियर है? 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पर ये पीएलसी पैनल, ड्राइव्स, मोटर्स, HT LT पैनल में काम किया हुआ आपने, इससे फर्क पड़ता है उनको है ना। प्लानिंग, इरेक्शन, कमीशन, वही सब जो ऊपर था भैया वही सब है और कुछ नया नहीं है। आ जाइए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे मैकेनिकल रिन्यूएबल एनर्जी थी वैसे ये भी है। यहाँ पर जनरल मैनेजर, अब आप देखोगे पहली बार आया आपके पास तो ये E8 कहलाता है। देखिए जनरल मैनेजर GM जहाँ पर भी होंगे वो E8 होंगे, जहाँ पर भी DGM होंगे वो E7 होंगे, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो E4 होंगे। ये कोड तो आप ऐसे ही याद कर लो क्योंकि अभी ये काम आने वाला है आपके। तो अभी हम बात कर रहे हैं GM की, जो कि E8 में आता है, उसके लिए एक पोस्ट खाली है। क्या है अभी, अब क्योंकि है तो इलेक्ट्रिकल का तो सारा तो वही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जो आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। बस एक्सपीरियंस देख लो क्योंकि वही जरूरी था, 22 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उन्हीं में से किसी एक चीज में होना चाहिए। यहाँ पर भी डेप्यूटी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल का भी 2 पोस्ट है, पूरी वही पढ़ाई चाहिए, 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि आप देखना डीजीएम के लिए आप देखना हर जगह 19 साल लिखेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए देखना हर जगह 5 साल लिखेगा, और जो जनरल मैनेजर होगा उसके लिए हमेशा देखना 22 साल का एक्सपीरियंस लिखेगा। क्लियर है ना? बस इतना याद रखो भैया, धीरे धीरे हो जाएगा सब काम। चलो अब आते हैं भैया सिविल थर्मल। तो डीजीएम दिख गया, E7 दिख गया, अब आपको दिख गया होगा 19 साल का एक्सपीरियंस। भाई सिविल से तो बनी बात है, पार्ट टाइम भी चलेगा, फुल टाइम भी चलेगा। सिविल से इंजीनियरिंग करिए, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करिए तो भी आपका काम हो जाएगा। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है कि भैया जो 19 साल है उनमें से 5 साल की एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास पावर स्टेशन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, देख रहे हो सब कुछ ऊपर जैसा है। प्रेफरेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेफरेबल का मतलब अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं अच्छी बात है भाई, ज्यादातर लोग के पास नहीं है, ज्यादातर लोग यहीं पे होते हैं। तो वही बात करेंगे। सिविल माइंस की बात करें, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 में ही आता है, 20 पोस्ट है, पूरा वही है जो ऊपर मैंने बताया था। 5 साल का एक्सपीरियंस ई के लिए लगता ही लगता है ना। सिविल वर्क में अगर आपने किया है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है, यार्ड्स, रिटेनिंग वॉल्स, रोड, वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम, इनमें से कहीं पे भी काम किया तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन तो वही है क्योंकि सिविल का ही है, E7। आपको मालूम है कि 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उन्हीं सब में चाहिए जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 3 है। सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। ये IAS नहीं है ना, सिविल सर्विसेज। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 में आता है, 6 पोस्ट है, और डेप्यूटी जनरल मैनेजर इसमें 1 पोस्ट है ना। पढ़ाई पूरी की पूरी वही, क्योंकि सिविल जब तक लगेगा पूरी पढ़ाई वही रहेगी। और भाई आपको मालूम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 5 साल पोस्ट लगती है, और DGM डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 19 साल की एक्सपीरियंस लगती है। वही बाकी तो एक्सपीरियंस इन वर्क लाइफ, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, वर्ड और ब्रिज, डैम, कलवर्ट्स, रोड्स, वाटर सप्लाई सब में है तो अच्छी बात है। अब आते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एक अलग इंजीनियरिंग होती है, थर्मल की बात होती है। तो ये ई यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो है फुल टाइम पार्ट टाइम चल जाएगा। और इंजीनियरिंग आपकी डिग्री अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एनर्जी इंजीनियरिंग में है, अगर किया है आपने इससे, अगर BE BTech कुछ भी किया हुआ है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, और कहाँ पर एक्सपीरियंस है, डिजाइन, पावर स्टेशन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इन सब में। ठीक है ना। और ऑपरेशन मेंटेनेंस आपने कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का भी देखा हो, 5 साल तक तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब आ जाते हैं केमिकल थर्मल की बात करते हैं। केमिकल, तो ये जो है ये केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। ठीक है। 9 पोस्ट है इनके लिए और ई वाले हैं, और 5 साल का एक्सपीरियंस ही लगेगा। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, R&D उसे शॉर्ट में कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल एक्सपीरियंस में है, केमिस्ट्री में, इन फ्यूल लेबोरेटरी, वाटर लेबोरेटरी एंड वाटर ट्रीटमेंट और थर्मल पावर प्लांट में अगर आपने काम किया है, फ्यूल सैंपलिंग है, ल्यूब ऑयल एनालिसिस, सब आप काम करते थे, बस आपकी जॉब लग गई समझो, है ना। पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्यों रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? एक्सपीरियंस देख रहे हो, 5 साल तो मिनिमम है भाई, उसके बाद तो सारे एक्सपीरियंस इतने सादा ले रहे हैं तो फिर बड़ी बात है, मतलब फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थर्मल की बात करें तो ये ई हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 पोस्ट इनके लिए। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है तो फुल टाइम पार्ट टाइम चाहिए भी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, है ना, या डिग्री आपकी एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी जुड़ी हुई है ना, डिप्लोमा चल जाएगा यहाँ पे। और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भी है, थर्मल पावर प्लांट में या किसी स्टेट में आपने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम किया हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज संभाली हो। अब आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, ये भी ई की पोस्ट है, E4 कैटेगरी, 2 पोस्ट है यहाँ पे, 1 पोस्ट है विजुअली क्या कहना चाहिए उसको, हार्ड जो रहता है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे।
ठीक, ये भी याद रखना है। साइंटिफिक थर्मल की बात करें, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर। अब देखो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये AEM पहली बार देखा होगा, ये E2 में आता है। किस में आता है ये? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ये देखो ये नीचे भी है, ये साइंटिफिक माइंस का है, ये साइंटिफिक थर्मल का है, तो ये साइंटिफिक माइंस का वही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर है ना, साइंटिफिक साइंटिफिक। और ये E2 ग्रेड में आते हैं। इसकी यहाँ पर थर्मल में 3 पोस्ट है और माइंस में इनकी 2 पोस्ट है। और MSc केमिस्ट्री लगेगी, वो तो नीचे भी वही है। MSc केमिस्ट्री अगर आपने की है पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, से फर्क नहीं पड़ता। या अगर आपने MSc आपकी एनालिटिक केमिस्ट्री में है, या फिर क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, किसी में भी हो आप भर सकते हो। R&D में आपके पास एक्सपीरियंस हो 4 साल का, आप भर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो 4 साल का ही है। R&D में, प्रोसेसिंग में, लैब में, प्रोसेसिंग में, वही सब कुछ यहाँ पे भी लिखा है। क्लियर है दोस्तों? बस फर्क ये है कि ये थर्मल डिपार्टमेंट है और ये माइंस डिपार्टमेंट है, इतना। अब आ जाओ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पर भी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर E2 ग्रेड है। एक ही पोस्ट है, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो ऊपर पढ़ाई बताई गई थी, 4 साल का एक्सपीरियंस और वही सारा कुछ है। सही समझ गए ना? अब जियोलॉजी में बात करते हैं अब अपन। जियोलॉजी, जियोलॉजी माइंस है और फिर ये माइनिंग है। देखो जियोलॉजी माइंस में आप देखोगे एक मैनेजर की पोस्ट है ना, मैनेजर जियोलॉजी, ये E4 ग्रेड का ही है। जो यहाँ का जो मैनेजर है जियोलॉजी का, वो E4, मतलब ये हमारे इक्विवेलेंट है किसके? जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वही है, क्योंकि ये भी E4 ग्रेड में आ रहा है। टोटल पोस्ट 10 हैं। और आप यहाँ देखोगे कि ये आपके पास MTech होना चाहिए या MSc होनी चाहिए, किसमें? जियोलॉजी में। बस यही इसकी काबिलियत है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैनेजर के लिए, और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 19 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं बदला। समझ गए ना? तो वही है, ध्यान रखना। माइनिंग की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, वो तो E4 में ही आता है। 18 पोस्ट टोटल है। माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो अच्छी बात है। और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, ये भी होना चाहिए, देखो देखो प्लस लिखा है, पहले तो माइनिंग इंजीनियरिंग हो, दूसरा आपके पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप DGM के लिए भरोगे तो 19 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और अगर आप E के लिए भरोगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियल की लिए बात करें भैया, यहाँ पे जनरल मैनेजर आ गए कमर्शियल, और यहाँ पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर आ गए ये। आप देखो जनरल मैनेजर E8 ग्रेड में आ रहा है, तो वहीं आते हैं, ये तो आपको मालूम है ना, GM में ही है भैया, GM E8 में ही आते हैं। 2 पोस्ट हैं। डेप्यूटी जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट है। फुल टाइम इन्होंने मांगा है कि भाई मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, किससे भी, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो आप भर सकते हो। ठीक, और GM के लिए 22 साल का एक्सपीरियंस होता है, और DGM के लिए 19 साल का होता है। ठीक है, ये सब मांगा है तो आप ये तो बता ही सकते हैं। फाइनेंस की बात करें भैया, यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी से, एडिशनल चीफ मैनेजर है यहाँ पर फाइनेंस का। एडिशनल चीफ ACM, ये E6 में आते हैं, है ना। डेप्यूटी जनरल मैनेजर तो E7 में ही आते हैं। DGM के लिए तो 19 साल का है। जो असिस्टेंट चीफ एडिशनल चीफ मैनेजर है फाइनेंस का, उसके लिए 13 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और यहाँ पर देखो इनमें एक्सपीरियंस चाहिए फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में, ऑडिट, टैक्सेशन, फंड मैनेजमेंट, कोटिंग एंड बजटिंग, कमर्शियल एंड रेगुलेशन, इन सब में होना चाहिए। अगर आपके और पास इन फाइनल एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें पास किया हो फाइनल एग्जाम को उसने अच्छे से। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद MBA और मिनिमम 2 ईयर्स ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन नोट का, फिर ये सब है, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसको इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया। ACM की यहाँ पे 8 पोस्ट है और DGM की यहाँ पे 6 पोस्ट है। सेक्रेटरीट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर यानी कि DGM, तो बनी बात है 19 साल का एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और इन सब के लिए बात कही गई है। अगर आप मेंबर हैं किसके, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के, तो आप इसे भर सकते हैं। चलिए ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे DM डेप्यूटी मैनेजर हो गया E3 ग्रेड, मैनेजर हो गया E4 ग्रेड, और यहाँ पे DGM हो गया E7 ग्रेड। तो 4 पोस्ट DGM की, मैनेजर की है 6 पोस्ट, और आपके डेप्यूटी मैनेजर की है 6 पोस्ट। ठीक है, यहाँ बोला गया कोई भी डिसिप्लिन से आपने पढ़ाई करी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब का होना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर ली हो, डिप्लोमा कर लिया हो 2 साल का पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, HRM में, लेबर वेलफेयर में, लेबर मैनेजमेंट में, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर स्टडीज, इन सब में किया है तो। और एक्सपीरियंस आपको सबको पता है कि डेप्यूटी मैनेजर का होता है 1 साल का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का होता है 19 साल का, और मैनेजर जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक का होता है उसका होता है 5 साल का। क्लियर है ये बातें? ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। यहाँ से अब अपन आगे बढ़ते हैं सीधे। और इनने कहा है भैया कि अगर कोई पढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति जो फैकल्टी हो, वो भी भर सकता है, लेकिन ऐसे हालात तभी हो सकते हैं जब वो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाता हो किसी कॉलेज में, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, तो वो भी भर सकता है। लेकिन कौन सा? डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट भर सकते हैं जो कि E3 ग्रेड में आती है। ठीक है ना, या फिर भर सकते हैं मैनेजर की पोस्ट जो E4 ग्रेड में आती है 4 की। लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी हालत में इन 2 पोस्ट को छोड़कर कहीं और अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? आप देखोगे यहाँ पर एज लिखा है कि E8 E7, याद है DGM इसे ही कहा था अपन ने, है ना। ये सब इसमें आते हैं। देखो E4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है और यही मैनेजर भी होता है। ठीक है,
तो ये देख रहे हो यहाँ पर आपको एज दी हुई है इनके बारे में कि अगर जनरल वाला इनमें से डीजीएम इसको कुछ भरता है तो उसकी कितनी कितनी एज होगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग लिखी है, तो आप देख सकते हो ओबीसी के लिए भी लिखी हुई है और एससी के लिए भी लिखी हुई है। इस तरह से एज की छूट नो डाउट सबको मिल रही है। पहले मैं सैलरी बता दूँ, अगर आप E8 ग्रेड के लिए भरते हो तो आपको जो है इतनी तनख्वाह मिलने वाली है ना, लगभग लगभग 31 लाख रुपए हर महीने, सॉरी हर साल के हैं आपके पास। और ऐसे ही चलते जाओ E2 तक पहुंच जाओगे 12,000, सबसे ज़्यादा तो भैया E8 ग्रेड की ही होती है। ठीक है ना, ये तनख्वाह होगी, इससे लेना देना। और आपका 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 1 साल तक आपको वहाँ पे रखा जाएगा, समझ गए। और किसी भी जगह आपकी नौकरी लगाई जा सकती है। अब चलिए खत्म होने वाली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया था, पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से होगा। अब पर्सनल इंटरव्यू में होना है तो पर्सनल इंटरव्यू में आने वाले सही नंबर से ही मेरिट बननी है। कितने नंबर मिनिमम, कितने नंबर चाहिए कि कम से कम पास तो हो ही जाए। तो भैया अगर आप जनरल वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं तो 50% चाहिए। और अगर आप वहीं पर SC ST OBC या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। पर याद रखिए, मेरिट लिस्ट के लिए ये नहीं कि आपको 40% ही लाना। मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए, मेरिट लिस्ट में मतलब यहाँ से तो आप पास माने जाओगे जब आप पर्सनल इंटरव्यू में 40% ले आओगे, लेकिन मेरिट में तो नहीं आओगे। और मेरिट में नहीं आया तो जॉब थोड़ी ना लगी आपकी। मेरिट में आने के लिए आपको 40 नहीं, आपको कम से कम 80% ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, तो आप उस पर ध्यान देंगे। चलिए चलते भैया। जितने भी लोग सरकारी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो फॉर्म में भरना चाहते हैं, उससे पहले NOC लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन मोड है, ये वाली वेबसाइट है, आपको दिख गई होगी। ईमेल आईडी SMS ये सब अपना तैयार रखिए। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आपको सारी अपनी जितनी भी सर्टिफिकेट हैं, है ना, चाहे वो आपके कास्ट से रिलेटेड हो, आपके सर्टिफिकेट आपके सेमेस्टर के हो, कॉलेज के हो, स्कूल के हो, 10th के हो, और आपको मैं बता दूं फोटोग्राफ भी आपके रिजल्ट लगेगी और आपका साइन भी लगना है रिसेंट। तो ये सब कुछ स्कैन करके पहले आप रख लो, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाना। लिंक अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो डेट है वो शुरू हो रही है 7 जुलाई से, है ना। 7 जुलाई से ये ओपन हो जाएगा, सॉरी 7 जुलाई बोल रहा हूँ, 5 जुलाई से ये फॉर्म खुल जाएगा, 5 जुलाई 2023 से। और आप इसे 3 अगस्त 2023 तक इसे भर सकते हैं। तो आज तो अभी लिंक ओपन नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए, कल से ओपन हो जाएगी। फीस की मैं बात करूँ सीधे भैया, देखो जो जनरल वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं और OBC के नॉन क्रीमिलियर वाले हैं, इन सबको देना है टोटल फीस 854 रुपये। 500 मत देखना, 500 तो एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन प्लस प्रोसेसिंग फीस भी है, वो कितनी 354। तो 500 354 कितना हो गया बेटा 854। हाँ, अब यहाँ पे बेनिफिट है SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को, इनके लिए 500 रुपये यानी एप्लीकेशन फीस तो नहीं देना है 500 रुपये, लेकिन प्रोसेसिंग फीस यानी कि 354 रुपये देना है, और ये इनकी फीस भी होगी। सर ठीक है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पर ये पूरा बना के रखा हुआ है। और कितने साइज में करने हैं वो देखो, फोटो आपकी JPG फॉर्मेट में होगी, सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होगा, और दोनों का साइज जो है फोटो का 50 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी आपको एज प्रूफ के रूप में। आप PDF में भी कर सकते हैं इसको, JPG में भी कर सकते हैं, 250 KB से ऊपर ना जाने पाए। आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, PDF JPG फॉर्मेट में 250 से ऊपर ना जाए। भाई आपकी जो भी प्रोविजनल डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो भी है वो 2.5 MB का होना चाहिए, और ये सिर्फ PDF होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना। और जो माइन वाले हैं, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है, उनको भी 2.5 MB में करना और PDF में इसे अपलोड करना है। सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट डाल देना भैया, 2.5 की होनी चाहिए एक मार्कशीट। क्लियर इतनी बात है ना। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल दीजिए, उसका भी साइज 2.5 होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। और भाई अगर आपने पे स्लिप ली है, मतलब पिछली जब नौकरी करते थे पे स्लिप तो लगती है, तो उसकी भी आपको निकालना है। PDF JPG दोनों में चल जाएगा, बस 250 KB से ऊपर ना जाए, ये ध्यान रखना। जितने भी कम्युनिटी वाले लोग हैं, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, है ना, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गए, इन सभी कैटेगरी वाले को अपने अपने सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने पड़ेंगे। उनके सर्टिफिकेट PDF JPG किसी में भी सबमिट कर सकते हैं। और लेकिन इतना ध्यान रखना कि साइज जो है इनकी PDF का वो 250 KB से ऊपर ना जाने पाए। क्लियर है दोस्तों बात, है ना। और डेट तो मैंने आपको बताई दी कि 5 जुलाई से 3 अगस्त तक है, तो इससे पहले आप इसे भर डालें। और बस ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी समस्या हो, आप उससे पूछ सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।